हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं कैपिटल मार्केट यूनिट 1 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिफॉर्म्स इन द कैपिटल मार्केट। कि कैपिटल मार्केट में क्या क्या चेंजेस गवर्नमेंट ने किए या क्या क्या चेंजेस आए उसके बारे में स्टडी करेंगे। बहुत ही सिंपल टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल एंड हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बात करेंगे रिफॉर्म्स इन कैपिटल मार्केट की। तो देखो, हमारे कैपिटल मार्केट में टाइम टू टाइम गवर्नमेंट जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए हैं। तो गवर्नमेंट ने इनिशिएट लिया इन नंबर ऑफ़ स्टेप्स टू स्ट्रेंथन द कैपिटल मार्केट। मतलब गवर्नमेंट ने बहुत सारे कदम उठाए जिससे हमारे कैपिटल मार्केट को स्ट्रेंथ मिले, राइट, जिससे हमारा कैपिटल मार्केट और ज़्यादा स्ट्रेंथन बने और ज़्यादा जो है डेवलप बने, राइट। तो अब 1991 से 1992 में एक स्कैम हुआ था जिसको हम बोलते हैं हर्षद मेहता स्कैम। उस स्कैम की वजह से क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिफॉर्म्स करे थे कैपिटल मार्केट में। कहते हैं ना कि जब कुछ बड़ा हो जाता है, कोई बड़ा इंसिडेंट हो जाता है तो कहते हैं ना सीख मिलती है उससे और हमें जो है इम्प्रूवमेंट करनी पड़ती है। तो इसीलिए क्या हुआ था, हर्षद मेहता स्कैम जो 1991 टू 1992 में हुआ था ये स्कैम। इसमें हर्षद मेहता ने बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन किया था स्टॉक मार्केट में, जिससे हमारा स्टॉक मार्केट क्रैश भी हो गया था। और इसने जो है काफ़ी ज़्यादा फॉल्स बैंक रिसिप्ट्स जो है वो दिखाई थी ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोन मिल सके बैंक्स के थ्रू। और मतलब इसने बहुत ज़्यादा घपले करे थे, राइट। हर्षद मेहता स्कैम से हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो एकदम से क्रैश हो गया था, बिकॉज़ ये इसके जो स्कैम थे वो बड़े ही जो है काफ़ी स्टॉक मार्केट के लिए जो है वो घातक साबित हुए थे। ये लोग क्या करते थे, इनकी एक टीम बनी हुई थी हर्षद मेहता की, इनके जो साथ के बंदे थे ये क्या करते थे कि बाइंग सेलिंग शेयर्स की करा करते थे, खुद ही खुद सर्कुलर ट्रेडिंग करा करते थे। सर्कुलर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि एक बंदे ने बेचे दूसरे ने खरीद लिए, एक बंदे ने बेचे दूसरे ने खरीद लिए। तो ये एक तरीके से इस तरीके का गलत प्रैक्टिसेस, बुरी प्रैक्टिसेस करते थे स्टॉक मार्केट में। और एक दिन देखो भांडा तो फूटता ही है। तो हर्षद मेहता स्कैम सामने आया जिससे हमारा स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था। तो अब कहते हैं जब कुछ होता है तो उससे सीख मिलती है, उसी से सीख मिली हमारी गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट ने जो है काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स लाए हमारे कैपिटल मार्केट में, ठीक। तो अब इन्होंने बोला कि सेवरल रिफॉर्म मेजर्स हैव बीन अंडरटेकन सिंस देन इन बोथ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेगमेंट्स ऑफ मार्केट। अब हमें पता ही है प्राइमरी मार्केट कौन सा होता है और सेकेंडरी मार्केट कौन सा होता है। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जिसमें न्यू फ्रेश शेयर्स इशू किए जाते हैं, और सेकेंडरी वो जो एग्जिस्टिंग शेयर्स होते हैं जो ऑलरेडी जिनकी बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, जो ऑलरेडी ट्रेड किए जा रहे हैं, वो होते हैं सेकेंडरी मार्केट के अंदर। तो बात करेंगे प्राइमरी मार्केट में क्या रिफॉर्म्स लाए सबसे पहले, और उसके बाद बात करेंगे सेकेंडरी मार्केट की, ठीक है। चलिए, तो देखो सरकार ने प्राइमरी मार्केट रिफॉर्म्स में क्या लाया। नंबर 1, सेबी, द सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको ना अथॉरिटी दे दी गई। मतलब ये जो अथॉरिटी है इसको पावर्स दे दी गई, स्टैचूटरी पावर्स दे दी गई जनवरी 1992 में, कि जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है ये एक ऐसी अथॉरिटी होगी जो हमारे कैपिटल मार्केट को, हमारे सिक्योरिटीज़ मार्केट को क्या करेगी, रेगुलेट करेगी। तो अगर आपसे कोई पूछ ले हु इज़ द रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट, कैपिटल या शेयर मार्केट या सिक्योरिटी मार्केट आप इसको कह सकते हैं, तो इसको रेगुलेट कौन करता है, इसको सेबी रेगुलेट करता है। सेबी मतलब सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सेबी के 2 ऑब्जेक्टिव्स थे। द 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी वर इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन करना और साथ ही साथ कैपिटल मार्केट को और ज़्यादा डेवलप करना। तो ये 2 मेन ऑब्जेक्टिव थे सेबी के, ठीक। उसके बाद नंबर 2, कैपिटल इशू एक्ट एक आया 1947 में। इसको जो है कह सकते हैं द कैपिटल इशू एक्ट जो था 1947 का, इसको अबॉलिश कर दिया गया। कब कर दिया गया, 1992 में। तो मई 1992 में इसको क्या कर दिया था, ख़त्म कर दिया गया था। और
फिर हुआ क्या था इसको ख़त्म करने के बाद, allowing issuers of security to raise capital without requiring the consent of any authority। कहने का मतलब ये है कि कंपनीज जो थी उनको हमने एक तरीके से परमिशन दे दी थी कि आप जो है सिक्योरिटीज़ इशू कर सकते हो कैपिटल रेज करने के लिए बिना किसी अथॉरिटी की परमिशन लिए बिना। मतलब जैसे बहुत सारी हमारी बिजनेस यूनिट्स हैं, बहुत सारी हमारी जो कंपनीज़ हैं वो पहले ज़्यादा शेयर इशू नहीं कर पाती थी क्योंकि एक कैपिटल इशू एक्ट था 1947, तो उसको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, उसको ख़त्म करने के बाद अब किसी कंपनी के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि पहले वो किसी से पूछेगी और फिर वो इशू करेगी, तो वो बाउंडेशन हटा दी गई थी। तो अब कोई भी बिज़नेस जो है या कोई भी जो कंपनी है वो सिक्योरिटीज़ इशू कर सकती है कैपिटल रेज़ करने के लिए, पैसा फंड रेज़ करने के लिए। ठीक, अच्छा, the requirement to issue shares at par ₹10 and ₹100 was withdrawn. These gave company the freedom to determine a fixed value per share. This facility is available to company which have dematerialized their share। अब इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनेंगे। पहले क्या होता था कि जो शेयर्स होते थे वो एट पार ही होते थे, एट पार, यानी कि 10 रुपये का है तो 10 रुपये में ही आपको कंपनी बेचेगी, 100 रुपये का है तो 100 रुपये को ही कंपनी बेचेगी, है ना। तो इसको हटा दिया गया। ठीक है, ये जो रिक्वायरमेंट थी जो कंपनी को फॉलो करनी पड़ती थी कि उनको भाई पार पे ही बेचना है। पार का मतलब 10 का 10 में, है ना, 10 का 12 में, 10 का 15 में नहीं बेच सकती कंपनी। 10 का है तो 10 में ही बेचेगी। ठीक है, 100 का है तो 100 में। एट पार वाली जो रिक्वायरमेंट थी वो हटा दी गई। अब इसको हटाने के बाद क्या हुआ, This gave companies the freedom to determine a fixed value per share। इसका मतलब क्या हुआ कि इससे कंपनी को आज़ादी मिली कि वो अब क्या कर सकती है, अपने पर शेयर की एक फ़िक्स वैल्यू डिसाइड कर सकती है। तो इस फैसिलिटी से क्या हुआ, अब इन्होंने बोला कि ये फैसिलिटी जो थी उन्हीं कंपनी के लिए अवेलेबल थी जिनके जो शेयर है वो डीमैटीरियलाइज्ड हैं। डीमैटीरियलाइज्ड हमने कल पढ़ा था फीचर्स वाले पॉइंट्स में। डीमैटीरियलाइज्ड का मतलब होता है कि आज के टाइम में आपको हर कंपनी को, आज के टाइम में हर कंपनी को, या कह सकते हैं कि जिनके जो शेयर्स हैं वो डीमैटीरियलाइज्ड हो, यानी कि जिनका कह सकते हैं डिजिटल फॉर्म हो, डीमैट अकाउंट के थ्रू उनके शेयर्स हों। राइट, ये हमने डीमैटीरियलाइजेशन में पढ़ा था। तो जो कंपनीज़ के शेयर्स डीमैटीरियलाइज्ड हैं, जिनका डीमैट अकाउंट जो है वो इन्वेस्टर्स के थ्रू जो उन्होंने अपने शेयर जो है वो इन्वेस्टर के डीमैट अकाउंट में क्रेडिट किए हुए हैं, या जिनके शेयर जो है वो डिजिटल फॉर्म में है कह सकते हैं, तो उसको जो है उन्हीं कंपनीज़ के लिए जो है अवेलेबल था। उसके बाद ये भी रिफॉर्म आया था। नंबर 4, सिंप्लीफाइड इशू प्रोसीजर्स। पहले बड़ा ना कॉम्प्लिकेशन हुआ करता था कि किसी कंपनी को अगर शेयर इशू करने हैं तो बहुत ही लंबा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता था, लेकिन अब इम्प्रूवमेंट आ गई, थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, और जो डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स थे उनको भी इम्प्रूव करा गया। कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज ऑल मटीरियल फैक्ट, स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद देयर प्रोजेक्ट्स। ऑब्वियसली कंपनी को पैसा क्यों चाहिए कैपिटल मार्केट से? कंपनी को पैसा इसलिए चाहिए बिकॉज कंपनी अपना वो पैसा रेस करके, अपना वो कैपिटल रेस करके किसी ना किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाली है, इसीलिए उस कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर कंपनी इन्वेस्टर्स से पैसा ले रही है अपने शेयर्स इशू करके, तो कंपनी को सारे की सारी सच्चाई बतानी पड़ेगी इन्वेस्टर्स को। प्रोस्पेक्टस में वो चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी कि हम ये पैसा कहाँ लगाने वाले हैं, हम ये पैसा इस प्रोजेक्ट में लगाने वाले हैं, और इस प्रोजेक्ट में कुछ रिस्क फैक्टर भी हो सकते हैं, तो वो रिस्क फैक्टर कंपनी को शो करने हैं इन्वेस्टर के सामने, तो ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। ठीक है, तो धोखाधड़ी वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए कि कल को देखो भाई इन्वेस्टर भी अपना पैसा लगा रहा है तो इन्वेस्टर को भी तो प्रोटेक्शन चाहिए अपना। तो सेबी ने ये रूल लगा दिया कि कंपनीज जहाँ पे भी वो प्रोजेक्ट में, जिस भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने वाली है, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं दे हैव टू क्लैरिफाई दैट बिफोर इशूइंग द शेयर्स। ठीक, उसके बाद इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इशू, अंडरराइटिंग बाय द इशूअर वाज मेड ऑप्शनल।
subject to the condition that if an issue was not underwritten and in case it failed to secure 90% of the amount offered to the public. इस पॉइंट को समझेंगे ध्यान से। देखो पहली लाइन में ये बोला कि ऑब्वियसली जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो लागत आती है, आपको ब्रोकर को भी पैसा देना पड़ सकता है, आपको एजेंट्स को पैसे देने पड़ सकते हैं, अंडर राइटर्स को पैसे देने पड़ सकते हैं। तो ये जो अंडर राइटिंग होती है इशूअर्स के द्वारा, इसको ऑप्शनल बना दिया गया, लेकिन एक कंडीशन के साथ। वो कंडीशन क्या थी कि अगर जो इशू है वो अगर अंडर रिटन नहीं है उस केस में ऑप्शनल है, या फिर एंड इन केस इट फेल टू सिक्योर 90%। अब ये 90% का क्या चक्कर है? देखो 90% का बहुत बड़ा चक्कर है जिसको हम बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मान लो मेरी ना एक कंपनी है और मेरी कंपनी को मान लो 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, या चलो मैं तुम्हारे लिए छोटी अमाउंट ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी को 1 लाख रुपए चाहिए। फॉर एग्जांपल छोटी अमाउंट से बताती हूँ आपको, ठीक है। मेरी कंपनी को 1 लाख चाहिए, तो अब मैंने क्या किया, एक शेयर्स इशू करे 1 लाख रुपए रेज़ करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल 1 लाख में होती है हमारी 50, राइट। तो ये हो गया फॉर एग्जांपल कंपनी ने 1000 शेयर्स इशू करे हैं और एक शेयर जो है वो 100 रुपये का है। फॉर एग्जांपल कि कंपनी ने 1000 शेयर इशू करे हैं और एक शेयर कितने का है? 100 रुपये का। अगर हम 100 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख हो जाएगा, है ना, ऐसे ही होगा। अब ये 90% का ये चक्कर है कि अगर कोई कंपनी 1000 शेयर्स इशू करती है पब्लिक को, तो वो पब्लिक अप्लाई भी करे, ये ज़रूरी है उन शेयर्स के लिए। कम से कम 90% एप्लीकेशन आना ज़रूरी होता है, जिसको हम बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। कि आप तो बैठ गए 1000 शेयर इशू करके, कम से कम 900 तो एप्लीकेशंस आएँ आपके शेयर्स को परचेज़ करने के लिए। यानी कि कह सकते हैं कि 90,000 रुपये अमाउंट, तो मतलब कह सकते हैं कि 900 शेयर्स के लिए तो एप्लीकेशन आनी ही चाहिए। ये इसे बोलते हैं हम 90%, ठीक। तो कह सकते हैं कि अंडर राइटिंग उस केस में ऑप्शनल होएगी। फिर उसके बाद फॉर इंटीग्रेटिंग इंडियन कैपिटल मार्केट विद द इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट। अब इंडियन कैपिटल मार्केट को इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट के साथ जोड़ना है, तो इसकी परमिशन जो है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को दे दी गई एज म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स टू ऑपरेट इन द इंडियन मार्केट। कह सकते हैं कि ये भी परमिशन मिली ताकि हमारे कैपिटल मार्केट में ये वाले चेंजेस भी आए जो पहले नहीं हुआ करते थे, वो अब आए, ठीक। तो बहुत सारे चेंजेस हैं, तो हम 8 या 7 भी पढ़ लेंगे तो हमारे एग्ज़ाम के लिए आई थिंक सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। 8 पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो 16 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है तो 8 पॉइंट आप प्राइमरी के पर लिख देना और 8 पॉइंट आप सेकेंडरी के लिख देना। गॉट इट। तो इंडियन कंपनीज हैव ऑल्सो बीन अलाउड टू रेज कैपिटल फ्रॉम द इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट थ्रू इशू ऑफ GDR, ADR। GDR, ADR क्या होता है? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। तो इंडियन कंपनीज को भी अलाउ कर दिया गया, इंडियन जो हमारी इंडिया की कंपनी है ना, जो इंडियन कंपनीज हैं उनको भी अलाउ कर दिया गया कि वो कैपिटल रेज कर सकते हैं। कहाँ से कर सकते हैं? इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट से। कि मान लो मेरी एक कंपनी है और वो इंडिया की कंपनी है और मान लो मुझे इंडिया से पैसे नहीं मिल रहे, तो मैंने क्या किया, मैं एंटर हो गई इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में और मैंने वहाँ जाके अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करे। अब इंटरनेशनल जो फॉरेन पीपल है, हो सकता है भाई वो मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहें, है कि नहीं। तो भाई ये भी हुआ। और कैसे? GDR के थ्रू, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, इनके थ्रू, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स के थ्रू। फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, तो इनके थ्रू ये सारी सिक्योरिटीज़ हैं। ये सारी क्या हैं? सिक्योरिटीज़ हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स जो है वो पूरे कह सकते हैं कि हर कंट्री में चलता है। अमेरिकन वाला सिर्फ अमेरिकन में चलेगा। फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स ये सब
तो ये देखो, जब हम सिक्योरिटीज़ वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि GDR एक्चुअल में क्या है, ADR एक्चुअल में क्या है। बट अभी आप सिर्फ इस पॉइंट के लिए इन नामों को पढ़ सकते हो, ठीक। फिर इनका क्योंकि एक टॉपिक है कि GDR के बारे में आपको मैं पूरा समझाऊंगी कि GDR एक्चुअल में क्या है, ADR एक्चुअल में क्या है। बट अभी ये वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ ऊपर से रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं, गॉट इट। उसके बाद मल्टीपल कैटेगरीज ऑफ मर्चेंट बैंकर्स हैव बीन एबॉलिश्ड। पहले जो था मर्चेंट बैंकर्स की बड़ी कैटेगरीज हुआ करती थी, ठीक है। मर्चेंट बैंकर्स कौन से बैंकर्स होते हैं? जो बैंक्स जो है हमारे इसमें ट्रेडिंग में डील करते हैं, ठीक है। तो इनकी कैटेगरीज हुआ करती थी, तो इसको हटा दिया गया, इस कैटेगरी को हटा दिया गया। तो मर्चेंट बैंकर्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम कैरिंग ऑन फंड बेस्ड एक्टिविटी अदर देन दोज रिलेटेड एक्सक्लूसिवली टू द कैपिटल मार्केट। तो कह सकते हैं कि मर्चेंट बैंकर्स को मनाही कर दी गई। किस बात की मनाही कर दी गई? मना कर दिया गया कि वो जो है फंड बेस्ड एक्टिविटीज़ को कैरी नहीं कर सकते। और तो ये सारे भी चेंजेस आए, ठीक है। उसके बाद इसमें से भी आप कोई एक आधा छोटा अगर पॉइंट अगर आपको लग रहा है कि आप कर सकते हो तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। देखो जैसे आप ये छोटा छोटा पॉइंट लिख सकते हो, एक लाइन वाला, द इशूअर कैन मेक अ पब्लिक और राइट ऑफर ऑफ शेयर इन डीमैट फॉर्म ओनली। कि भाई जो इशूअर है यानी कि जो कंपनी है वो जो है पब्लिक ऑफर कर सकती है शेयर्स का, लेकिन डीमैट फॉर्म में। डीमैट फॉर्म का मतलब क्या होता है? डिजिटल फॉर्म में, एक तरीके से बोल सकते हैं। ये आप लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेकेंडरी वाला पढ़ लेते हैं। सेकेंडरी, द मेन रिफॉर्म्स इन दिस सेगमेंट आर द ओपन आउटक्राई ट्रेडिंग सिस्टम, जो कि 1995 तक था, इसको रिप्लेस कर दिया गया ऑनलाइन स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग में। पहले क्या होता था? इंटरनेट तो होता नहीं था, टेक्नोलॉजी तो होती नहीं थी, तो फिर जो इन्वेस्टर्स थे वो कैसे ट्रेडिंग सिस्टम को मॉनिटर करते होंगे, है ना। तो पहले एक ओपन आउटक्राई ट्रेडिंग सिस्टम हुआ करता था, एक जो है कह सकते हैं इंफॉर्मेशन आती थी टीवी में, रेडियो में, अखबारों में, पहले ऐसे चला करता था। लेकिन आज के टाइम में तो आपको पता ही है ऑनलाइन स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग होती है। आप लैपटॉप पे, अपने फ़ोन पे सारा ट्रेडिंग देख सकते हो और कर सकते हो, राइट। तो ये रिफॉर्म आया। उसके बाद 3 न्यू स्टॉक एक्सचेंजेस एट नेशनल लेवल वर सेटअप। तीन नए स्टॉक एक्सचेंजेस जो हैं वो लाए गए। सबसे पहला जो था वो था ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, 1992 में आया था। ये स्टॉक एक्सचेंजेस की बात हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्टॉक एक्सचेंजेस, 3 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं नेशनल लेवल पे जो सेटअप किए गए हैं इंडिया में। पहला द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ओवर द काउंटर OTCEI यानी कि ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, 1992 में सेटअप हुआ। उसके बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हुआ ऑफ इंडिया 1994 में। उसके बाद इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया आया 1999 में, ठीक। अब ये रिफॉर्म्स आए, चेंजेस आए। उसके बाद ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट साइकिल्स को भी रिड्यूस किया गया। पहले क्या होता था? सेटलमेंट, जो मैंने आई थिंक फीचर वाले पॉइंट में भी एक्सप्लेन किया था, पहले 7 से 30 दिन लग जाया करते थे सेटलमेंट होने में, लेकिन अब उस सेटलमेंट टाइम को शॉर्टर कर दिया गया। अप्रैल 1, 2002 से T+3 का सिस्टम कर दिया गया, ठीक है। कि जो भी ट्रांजैक्शन डे होगा उसके 3 दिन के बाद जो है +3 डेज़ तक जो है हमारा सेटलमेंट साइकिल हो जाएगा। शॉर्ट कर दिया गया उसको, पहले जो कि नहीं था, पहले 7 दिन 14 दिन का टाइम लगा करता था। फिर T+5 वाला भी आया 1998 में, लेकिन 2002 के बाद T+3 वाला सिस्टम चलने लगा कि भाई मान लो आज मैंने अपनी कंपनी के शेयर्स जो हैं वो बेचे हैं या ख़रीदे हैं, तो ट्रांजैक्शन को 3 दिन लगेंगे, सेटलमेंट साइकिल को 3 दिन लगेंगे, ठीक है। टी मतलब ट्रांजैक्शन डे। उसके बाद आता है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर द प्रोसेस ऑफ डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज थ्रू डिपॉजिटरी सिस्टम एंड देयर ट्रांसफ़र थ्रू इलेक्ट्रॉनिक बुक एंट्री इज़ बीइंग परस्यूड। तो कहने का मतलब ये है, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्योरिटीज़ को डीमेटेरियलाइज किया गया। इस प्रोसेस को क्या कर दिया गया? डीमेटेरियलाइजेशन किया गया डिपॉजिटरी सिस्टम के थ्रू।
और उनके ट्रांसफ़र थ्रू इलेक्ट्रॉनिक बुक एंट्री इज़ बीइंग परस्यूड, मतलब कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिकली सारा सिस्टम करा जाने लगा। और इस पर्पस के लिए हुआ क्या था, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL सेटअप किया गया था, नवंबर 1996 में आया था। उसके बाद सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड भी आया, ये फरवरी 1999 में आया था। तो इस काम के लिए ये दो अथॉरिटीज़ को सेटअप किया गया था, जिसमें हमारी सारी सिक्योरिटीज़ को डिपॉजिटरी सिस्टम के थ्रू जो है डीमेटेरियलाइज किया गया था। उसके बाद द बोर्ड ऑफ वेरियस स्टॉक एक्सचेंजेस हैव बीन मेड ब्रॉड बेस्ड सो दैट दे रिप्रेजेंट डिफरेंट इंटरेस्ट। स्टॉक एक्सचेंजेस, ब्रोकर, सब ब्रोकर्स हैव बीन ब्रॉट अंडर द रेगुलेशन सेटअप बाय सेबी। तो अब जितने भी हमारे बोर्ड्स थे स्टॉक एक्सचेंजेस के, वो ब्रॉड बेस्ड बना दिए गए ताकि वो डिफरेंट इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर पाएँ। कहने का मतलब है उसको थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सटेंड किया गया। जो हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस थे, यानी कि जो भी हमने पढ़े ओवर द काउंटर वाला, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये सारे जो स्टॉक एक्सचेंजेस थे या जो हमारे ब्रोकर्स थे या जो सब ब्रोकर्स थे, उनको जो है सेबी के द्वारा बनाए गए रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये भी एक मैंडेटरी चीज़ बनाई गई। उसके बाद कंपनीज हैव बीन अलाउड टू बाय बैक देयर ओन शेयर। बाय बैक देयर ओन शेयर का मतलब ये होता है कि मान लो कि आज मेरे को पैसों की ज़रूरत है, मेरी एक कंपनी है और मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैंने अपनी कंपनी के शेयर इशू करे, मैंने ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी क्योंकि मैंने शेयर्स इशू कर दिए और मेरी कंपनी के शेयर्स लोगों ने परचेज़ करे हुए हैं और वही शेयर्स मार्केट के अंदर क्या हो रहे हैं, ट्रेडिंग चल रही है, उन्हीं शेयर्स की हो रही है। लेकिन आज मेरी कंपनी बहुत फ़ायदे में है, ठीक है, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। मैं क्या करूँगी, वो कंपनी क्या करेगी, अपने ही शेयर्स को मार्केट से बाय बैक कर सकती है अगर कंपनी के पास पैसा है तो, अपनी कैपिटल को रीस्ट्रक्चर करने के लिए। कैपिटल को रीस्ट्रक्चर करने का मतलब क्या भाई, देखो कितनी लाइबिलिटी में जियोगे, कितने बोझ तले जिएगी कंपनी। अगर कंपनी के पास पैसा है तो अपने शेयर वापस खरीद कर वो अपनी लाइबिलिटी को कम कर लेगी, लाइबिलिटी को ख़त्म कर लेगी। इसी को ही तो हम बोलते हैं बाय बैक देयर ओन शेयर्स, क्योंकि शेयर्स क्या है, एक कंपनी के लिए तो लाइबिलिटी है ना, क्योंकि कंपनी ने लोगों से पैसा ले रखा है उस शेयर के बदले, राइट। तो कंपनी अपने कैपिटल को रिस्ट्रक्चर करने के लिए अपने खुद के शेयर्स भी बाय बैक कर सकती है। और इन्होंने क्या बोला, इसकी एक कंडीशन है कि जो बाय बैक है वो 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी एक कंडीशन है, ठीक। इन ऑर्डर टू प्रोहिबिट इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए सेबी ने कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस बनाए, फॉर्मुलेट करे। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है भाई, अंदर ही अंदर काम हो गया, इन्फॉर्मेशन मिल गई आपको कंपनीज़ के अंदर। भाई आप कंपनी के एम्प्लॉय भी हो सकते हो, आप कंपनी के अंदर काम कर रहे हो और आपको तो कॉन्फिडेंशियल अगर इन्फॉर्मेशन मिल गई तो फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि ये कंपनी जो है बड़े मुनाफे में जाने वाली है, तो आप क्या करोगे, उस इन्फॉर्मेशन को आप किसी को लीक कर सकते हो या फिर आप उस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठा के उस कंपनी के शेयर्स परचेज़ कर सकते हो या कुछ भी। इसी को हम बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, जहाँ पे आपको कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन पता चल जाए, ठीक है, और उस कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आप अपना फ़ायदा कर लो, दैट इज़ इनसाइडर ट्रेडिंग, है ना। तो इसके लिए भी फॉर्मुलेशन है। उसके बाद इंडेक्स बेस्ड मार्केट वाइड सर्किट ब्रेकर सिस्टम हैज़ ऑल्सो बीन इंट्रोड्यूस्ड। अच्छा, एक सर्किट ब्रेकर सिस्टम भी लाया सेबी ने। क्या लाया, क्या था ये, टू चेक अ सडन राइज इन सिक्योरिटी प्राइस एंड ओवर ट्रेडिंग। ये चेक करने के लिए कि अचानक से हमारी इस सिक्योरिटी, हमारे इस शेयर का प्राइस बढ़ कैसे गया, ओवर ट्रेडिंग कैसे हो रही है। लेकिन लोग बाइंग सेलिंग, देखो जब ना कोई शेयर्स की एकदम से बाइंग सेलिंग होने लग जाती है ना, इसको हम बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग हो रही है किसी सिक्योरिटी की। और जब ओवर ट्रेडिंग होती है तो इन्वेस्टर्स का ध्यान उस तरफ जाता है कि ये वाला शेयर की ओवर ट्रेडिंग की वजह से होता क्या है, बाइंग सेलिंग की वजह से क्या होता है। इससे ये पता चलता है कि उस शेयर को ज़्यादा से ज़्यादा लोग ख़रीद भी रहे हैं
और भी ज़्यादा लोग बेच भी रहे हैं। और फिर जो बुद्धू इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, कुछ इन्वेस्टर ये चीज़ करते हैं, मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। और लेकिन जो हमारे मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स होते हैं वो देखते हैं कि इतना सिक्योरिटी का प्राइस इतना अप कैसे जा रहा है, क्योंकि देखो डिमांड बढ़ती है, बाइंग करोगे, खरीदोगे तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी मार्केट में, ट्रेडिंग में, शेयर मार्केट में। उससे क्या होगा, अचानक से सिक्योरिटी प्राइस बढ़ जाएगा। तो उसके लिए एक सिस्टम लाया सेबी ने, जिसको हम बोलते हैं सर्किट ब्रेकर सिस्टम। अब ये सिस्टम एक्टिव हो गया है 3 स्टेजेस पे, जिसमें 10%, 15%, 20% कि हम देख रहे हैं कि उसका प्राइस 10% बढ़ा, फिर 15% बढ़ा, फिर 20% बढ़ा। फिर उसके बाद हम देख लेंगे भाई एकदम से कैसे 20% से ऊपर चला गया प्राइस, क्या रीज़न है, राइट। तो ये एक तरीके के इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए लाएगा सिस्टम। तो 8 पॉइंट हमने कर लिए हैं, बाकी आप इनमें से कोई एक आधा पॉइंट और अपनी चॉइस से कर सकते हैं। इट इज़ मैंडेटरी फॉर लिस्टेड कंपनी टू अनाउंस क्वार्टरली रिजल्ट्स, कि जैसे जो लिस्टेड कंपनी है उनके लिए मैंडेटरी बना दिया गया है। देखो कंपनी की परफॉर्मेंस पे ही तो डिपेंड करता है इन्वेस्टर का पैसा, है ना। तो अपनी क्वार्टरली जो भी वो काम कर रही हैं 3-3 महीने का, अपनी पूरी रिपोर्ट उनको अनाउंस करनी चाहिए, ये भी मैंडेटरी कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, चेंजेस आए हैं ये। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।